another session of AIB. AIB का जो हमने लास्ट वीडियो देखा था हमारे चैनल पे यूट्यूब पे, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि AIB का क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आते हैं, सिलेबस क्या है, किन किन सब्जेक्ट्स का कितना कितना वेटेज है। हमने ये भी बात की थी कि हम आने वाले कई सेशंस में PYP भी सॉल्व करेंगे, तो टुडे इज वन ऑफ देम, वन ऑफ दोस सेशन। आज हमारा पहला सेशन है जहां पे हम AIB का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर दैट इज AIB जो 2021 में हुआ था, आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज के सेशन में मैं 4 सब्जेक्ट्स कवर करने वाली हूँ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड CRPC। तो इन चारों सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस हमने लास्ट ईयर पेपर में आए थे, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट से, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। तो पहला क्वेश्चन है, इज इट विजिबल? ठीक है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो हमारे 3 प्रिजम्पशंस की बात करता है। प्रिजम्पशंस क्या होते हैं? प्रिजम्पशंस होते हैं एनी इन्फरेंस और एनी फैक्ट्स दैट द कोर्ट अज्यूम रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, अब प्रिजम्पशंस कितने टाइप के होते हैं? प्रिजम्पशन एज टू फैक्ट, प्रिजम्पशन एज टू लॉ। अब प्रिजम्पशन में भी 2 तरीके के होते हैं, irrebuttable presumption and rebuttable presumptions। rebuttable presumptions कौन से होते हैं? इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। rebuttable presumption is that presumption which court assumes to be true until proven otherwise। इसका एग्जांपल क्या होगा? plea of innocence, a person is ठीक है, so a person is regarded innocent until proven otherwise। ये हमारा कैसा प्रिजम्पशन हो गया? रिबटेबल प्रिजम्पशन हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा प्रिजम्पशन होता है इररिबटेबल प्रिजम्पशन, व्हिच इज कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। इस प्रिजम्पशन को नोबडी कैन रिफ्यूट, मतलब इसको कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकता है। जैसे प्ली ऑफ इन्फेंसी, एक डोली इनकैपेक्स, अगर एक कोई माइनर है तो उसके लिए हम उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा पाएंगे, तो या फिर हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि ही कैन नॉट डू एनी ऑफेंस, ठीक है, ही इज नॉट लायबल फॉर एनी ऑफेंस। तो ये हो गए हमारे प्रिजम्पशंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पे तीनों प्रिजम्पशन की बात हो रही है, करेक्ट? तीनों प्रिजम्पशन की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द हेड्स ऑफ सब्सिक्वेंट कंडक्ट, which of the following type of conduct would be material? तो सेक्शन 8 जो है इंडियन एविडेंस का, वो बात करता है प्रिपरेशन, कंडक्ट, प्रीवियस कंडक्ट, सब्सिक्वेंट कंडक्ट और मोटिव के बारे में, ठीक है। अब ये वो सारे फैक्ट्स होते हैं which are relevant with respect to fact and issue and relevant fact। अब यहाँ पे कौन कौन से, ये बात कर रहा है कि कौन कौन से फैक्ट यहाँ पे रेलेवेंट होंगे विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट कंडक्ट, मतलब जो एक्ट है उसके बाद क्या पार्टी का कंडक्ट होगा, उसमें क्या क्या चीजें रेलेवेंट होंगी। तो चेंज ऑफ लाइफ, इवेजन ऑफ जस्टिस, फियर ऑफ ट्रेम्बलिंग, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, सिंस ये तीनों ही चीजें रेलेवेंट जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशंस आर डिफाइंड? ठीक है, एडमिशंस हमारा सेक्शन 17 में डिफाइंड है। दिस इज अ स्ट्रेट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन एज डिस्कस्ड अब प्रीवियसली, तो ये हमारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, ये भी हमारा स्ट्रेट क्वेश्चन है, नो फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। द आंसर इज 15th March 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन, admissions can be broadly categorized into, admissions क्या होते हैं? admissions are the statements, it may be in oral, written or maybe in electronic form given by a person, ठीक है। अब यहाँ पे admissions होते हैं judicial, extrajudicial। judicial are those statements which are given in front of the judge, magistrate। extrajudicial are those informal admissions which are given outside the court। So हमारा आंसर होगा either D, both A and B। Next question, under section 66 of Indian Evidence Act lays down a notice must be given,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सेक्शन 66 क्या बात करता है? सेक्शन 66 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस करने के बारे में। अब सेकेंडरी एविडेंस को किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है उनका, ये बात करता है हमारा सेक्शन 66। ये हम सबको पता है कि सेक्शन 60 सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। सेकेंडरी एविडेंस होते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कॉपी होते हैं, विच आर आइदर रीप्रोड्यूस्ड और टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपी। तो ये हमारे का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेक्शन 66 बात करता है अ नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी एविडेंस। नोटिस जो होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए, और किस फॉर्म में, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो सीपीसी बताता है अंडर ऑर्डर 11 रूल 15। ठीक है, नेक्स्ट, when the accused states I will produce the share which I gave received in such and such robbery, ठीक है, ये उसने स्टेटमेंट बोला। which of the followings are admissible, which of the following statements are admissible with regard to section 25 of the Indian Evidence Act? section 25 बात करता है admissions given before police which are not admissible in the court of law। तो इसमें से जो ये तीनों एडमिशन की बात करता है, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, these will be not admissible in court of law। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पहला क्वेश्चन है, which of the following cases the Supreme Court first of all made an attempt to look into the questions regarding extension of right to life with that of right to health and other hygienic condition? The answer is the Rural Litigation and Entitlement Kendra versus State of Uttar Pradesh। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बताया था, जो हमारा environmental और ecological इंडस्ट्री है with that of increased demands of industry with that of forest resources। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, misuse of mechanism of PIL means PIL is public interest litigation। अब कब इसका misuse कैसे किया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है, या इन which of the following cases PIL का mechanism misuse हुआ है। तो फर्स्ट इज filing of PIL for the protection of private interest, misuse because it is always and always filed in matter of public interest। filing of PIL for oblique motive, again a misuse। filing of PIL only for the publicity, again a misuse। The answer is D। Next question, the ground of error of law apparent on the face of the record is connected with which of the writ? The answer is certiorari। certiorari क्यों? इस writ में क्या होता है, whenever an inferior court makes any mistake with regards to a case, अगर उसने किसी ऑर्डर में किसी ऑर्डर को पास करने में मिस्टेक करी है, तो जो सुपीरियर कोर्ट है, they pass a writ according to which the case transfers from the inferior court to the superior court। ठीक है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस अंडर आर्टिकल 19 of the Indian Constitution is available in which of the following clauses? ठीक है, इसका आंसर है क्लॉज ए। इसका आंसर है ए, क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। सब क्लॉज ई बात करता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के बारे में। क्लॉज बी बात करता है फ्रीडम टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लॉज बी बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली के बारे में। क्लॉज डी ये क्लॉज ऑप्शन डी बात करता है हमारा फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन के बारे में। तो हमारा आंसर है ए। Every person who is a member or a defense service or holds any post under the union holds office during the pleasure of, the answer is president। This is given under article 310 of Indian Constitution। ठीक है, next question, according to the provision of article 315 of the Indian Constitution। अब 315 क्या कहता है? 315 article 315 बताता है there must be a public service commission for the union as well as for the state। and next बोलता है the public service commission for the union if requested to do by the government of the state may by the approval of the president agree to serve all or any of the needs of the state। so these both the statements are correct with respect to article 315 of the constitution। तो हमारा आंसर होगा सी। Next, the power to enact a law relating to the citizenship of India is left
2 under the provision of Article 11 of the Indian Constitution. कौन बनाता है हमारी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज? इट इज विद पार्लियामेंट. कहाँ पे? अंडर आर्टिकल 11. Next question. The objective resolution and adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947 was drafted by, it is drafted by Jawaharlal Nehru. और जो भी objective resolution बनाया गया था, that can be seen as the basis of our preamble. ठीक है? Next question. Right to property was eliminated from the list of fundamental rights during the tenure of Morarji Desai. This is a direct question. The phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest. इसका क्या मतलब हुआ? तुमने public interest के लिए फाइल किया है but there is some prior motive, कुछ private motive है तुम्हारा उस PIL को फाइल करने के लिए. तो हम options देखते हैं. Filing a PIL for protection of only public interest, filing a PIL for protection of both public and private interest, filing a PIL for the protection of only private interest, filing a PIL alleging it to be a public interest but actually seeking protection of private interest. So the answer is D. Filing of frivolous PILs results in, frivolous PILs मतलब तुम बिना सोचे समझे किसी भी इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यू आर फाइलिंग अ PIL. इससे क्या होगा? इंक्रीज बैकलॉग ऑफ केसेस? यस. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कोर्ट्स? यस. lesser availability of time for hearing other genuine cases? Yes. So the answer is all of the above. So next question है हमारा, protection against arrest and detention in certain cases is mentioned in which of the following articles of Indian Constitution? Article 21 बात करता है हमारी पर्सनल लिबर्टी के बारे में. आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में. आर्टिकल 22 हमारा बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट है आर्टिकल 300A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय. ठीक है, तो पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में दिया था, उसको थ्रू 44th अमेंडमेंट इन्होंने किसमें कर दिया, एक फंडामेंटल राइट से इसको सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया बाय 44th अमेंडमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमन only on grounds of this dash would not be violative of article 15. अब article 15 कहता है state shall not discriminate anyone on grounds of race, caste, religion, sex, birth of place. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? obviously remuneration, because these three elements are mentioned in article 15. चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंडियन पिनल कोड से, कास्टिंग काउच इज इन बॉलीवुड इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री is an example of sexual assault, sexual harassment, both A and B and none of the above. तो आंसर हमारा स्ट्रेट यही होगा, sexual harassment. डायरेक्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है harboring an offender who has escaped from the custody or whose apprehension has been ordered. ये किस सेक्शन के अंदर डील होता है? द आंसर इज 216. अदर सेक्शंस किस बारे में बात करते हैं? सेक्शन 215 बात करता है रिसीविंग अ गिफ्ट टू रिकवर अ स्टोलन प्रॉपर्टी. 217 बात करता है पब्लिक सर्वेंट हेल्पिंग public servant disobeying law to help another person escape his liability. Section 218 बात करता है public servant making incorrect records in writing to escape another from his liability. ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 216. Next question. The maxim actus non facitrium nisi mens rea means there can be no crime without a guilty mind. Crime has to be coupled with guilty mind. Crime is the result of guilty mind. In crime, intention is relevant, motives is irrelevant. तो हमें पता है इस मैक्सिम का मीनिंग क्या होता है. The crime, there can be no crime without a guilty mind. So the option is, correct answer is A. Under which of the section of IPC professional negligence is often invoked against medical professionals in cases alleging medical negligence? एक बार ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन है 303A, 304A, 302
एंड 305। 303 बात करता है पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय अ लाइफ कन्विक्ट। 304A बात करता है डेथ बाय नेग्लिजेंस। 302 बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर एंड 305 बात करता है अबेटमेंट टू सुसाइड। हमारा आंसर है 304A, दैट इज डेथ बाय नेग्लिजेंस। A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing A some favor in exercise of B's official functions. B accepts the bribe. B accepts the bribe. तो A किस offense के लिए liable होगा यहाँ पे? A has abetted for the offense of defined under section 161 of IPC। सेक्शन जो चैप्टर 9 है आईपीसी का, वो डील करता है पब्लिक ऑफेंसेस डन बाय पब्लिक सर्वेंट, और ये रिपील हो चुका है। 161 से लेके सेक्शन 165 तक चैप्टर 9 डील करता था, बट इट हैज बीन रिपील्ड बाय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z under the influence of madness attempts to kill X. Is Z guilty of an offense? No. ठीक है, क्यों नहीं होगा? Because it is done under the influence of madness. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? Has X the same right to of private defense which he would have if Z was sane? Yes, obviously. एक प्राइवेट डिफेंस का राइट हमारा किसी के भी ऊपर हो सकता है। हम ऑप्शंस देखते हैं। Z has not committed any offense as per section 98 and same right of private defense to X if Z is mad। ठीक है, as per section 98 of IPC, X has committed an offense, ये तो नहीं होगा हमारा आंसर। Z has committed an offense for not using his mind, no, so the correct answer is A। Next question, as per section 44 of the IPC, the word injury denotes any harm whatever illegally caused to any persons। तो सर सेक्शन 44 है आईपीसी का, वो बात करता है इंजरी के बारे में, इट डिफाइंस इंजरी। अब इंजरी किस चीज को मानेंगे? एनी हार्म कॉज टू बॉडी, माइंड एंड रेपुटेशन दैट विल बी टर्म्ड एज इंजरी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। चलिए शुरू करते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन से। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये किस सेक्शन में दिया है? पहली बात तो ये दिया है सेक्शन 29 सब क्लॉज 1। अंडर दिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे नॉट पास इन सेंटेंस एक्सीडिंग 7 years of imprisonment। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 CRPC as security for good behavior from a suspected person can be executed for a period not exceeding, ये किस सेक्शन में दिया गया है? ये सेक्शन 109 CRPC में दिया है। इट कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड फॉर मोर देन 1 year। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लिमिट of rupees 500 that could be paid to the wife as a maintenance under section 125 of CRPC 1973 was removed in 2001 by criminal law amendment 2001। Next question है, in which of the following cases the Supreme Court held that the investigation officer should be allowed to refer the records for investigation। ठीक है, तो यार एक बात होती है कि जब भी कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जाता है कोर्ट में एविडेंस प्रोवाइड करने, तो ऑब्वियसली उसके पास और भी सारे इन्वेस्टिगेशन साथ में चल रहे होते हैं। वो एक किसी पर्टिकुलर केस के लिए ही नहीं इंक्वायर कर रहा होता है या इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उसके पास बाकी सारी केसेस भी होते हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से कोर्ट ने ये बोला कि जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कोई आंसर पूछा जाएगा तो इट इज एडवाइजेबल टू हिम कि वो अपनी जो डायरी है जिसमें उसने अपने एविडेंस लिखे हुए हैं वो रेफर करके ही क्वेश्चंस के आंसर दे। तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस येरप्पा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीन गिवन बाय अ रेप विक्टिम। ठीक है, ये बात करता है सेक्शन 154 क्लॉज 1 के बारे में। यहाँ पे दिया है who shall record the information of rape being given by a rape victim, it will be recorded by woman police officer or any woman officer। Next question, under the provision of Code of Criminal Procedure 1973, summons can be oral, summons can be served on corporate entities, summons are either for appearance or for the producing a document
or a thing. Summons can be served to a server in case the person on whose name summons are made and cannot be found. तो summons क्या होते हैं? Summons are a direction issued by the court for appearance or producing a thing in the court. तो हमारा आंसर है C. Next, any private person may arrest any person who commits non-bailable offense and cognizable offense in his presence. Answer is B. कोई भी private person, if he finds that कोई भी person एक non-bailable offense या फिर एक cognizable offense which is of serious nature, तो उसे वो क्या कर सकता है? Arrest कर सकता है and can take him to the nearest police station. Answer is B. Next question is how long a warrant of arrest shall remain in force. तो कोई भी जब भी warrant of arrest कोर्ट ऑर्डर करता है तो it shall remain in force unless उसको कोर्ट खुद कैंसिल करे. तो it is answer is option D. Next question, the committee which led to passing of the Criminal Law Amendment 2013 was headed by Justice J.S. Verma और उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि क्रिमिनल जो लॉ है हमारा उसमें कैसे हार्शर पनिशमेंट्स दी जाए और कैसे स्पीडी ट्रायल हो केसेस का. Next question, under the scheme of Criminal Procedure Code, non-cognizable offense are private offense. Non-cognizable offenses are not of serious nature and done against a private individual. तो आंसर है हमारा B. So thank you so much guys for attending our first session. नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे AIBE के लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर के. सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू.